जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके में राजस्थान कल्चर के एक टॉपिक जिसका नाम है मंदिर, जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर है। साथियों, जिस तरीके का वर्तमान एग्जाम का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए हम बारीकियों से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा जितना अपने आसान इस टॉपिक को समझते हैं उतना आसान है नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो किस तरीके से अपने इस कंटेंट को कवर करना है, क्या है, उसको अपने पढ़ते हैं साथियों। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मंदिर स्थापत्य में सबसे पहले हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो मंदिर निर्माण की शैलियां है साथियों। इसका बेसिक जो है, जो आज वो बात चल रही है कि मूल किताबों से पढ़ा जाए, तो वो बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। देखिए, क्या सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अपने यहां पे मंदिर निर्माण के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सी शैलियां हैं। तो मंदिर निर्माण की तीन शैलियां हैं। एक जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नागर शैली के नाम से जानते हैं। एक हम जिसे किस नाम से जानते हैं, बेसर शैली के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, शैलियां तीन कौन कौन सी, नागर, बेसर, द्रविड़। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो नागर शैली है इसका जो प्रचलन है, इस शैली में जो मंदिर बने वो उत्तर भारत में बने। कहां पे बने? उत्तर भारत में। मंदिर निर्माण की कौन सी शैली जो ये कह सकते हैं कि कौन सी शैली में सबसे ज्यादा मंदिर बने, है ना, तो वो कौन सी, नागर। और जो द्रविड़ शैली है इसमें यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत के कौन से, दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण हुआ वो कौन सी शैली में हुआ, द्रविड़ शैली में हुआ। अब देखिएगा, इन दोनों शैलियों का मिश्रण हम जो कि दक्कन क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है वो कौन सी है, बेसर शैली है। यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का जो मिश्रण है वो कौन सी शैली है, बेसर शैली है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। उत्तर भारत में नागर, दक्षिण में द्रविड़, और दोनों का मिश्रण जो है वो कौन सी शैली है, वो रहेगी बेसर शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, एक बात दिमाग में आती है जब अपने इसको पढ़ते हैं तो इतना तो क्या सर हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो क्या है थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, इसमें यदि हम बात करें कि जो नागर शैली है इसमें मंदिर की आकृति कैसी होती है, यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों का, मंदिर की आकृति। तो ये बात याद रखिएगा आपको साथियों कि इसमें जो मंदिर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वर्गाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, वर्गाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। एक बात क्लियर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो मंदिर होते हैं वो शिखर युक्त होते हैं। क्या होते हैं, शिखर युक्त होते हैं। हम बात करेंगे शिखर क्या है वो चीज के बारे में। ओके, ये बात ध्यान रखोगे। जबकि अपने द्रविड़ शैली में हम देखें कि इसमें क्या होता है, तो ये चीज क्लियर कीजिएगा कि इसमें जो मंदिर होते हैं वो स्तंभाकार आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, स्तंभाकार आकृति के। यानी कि कहने का मतलब कि इसमें जो मंदिर की हाइट है वो ज्यादा होती है और दूर से देखने पर वो हमें स्तंभ यानी कि खंबे की तरह दिखाई देते हैं ना, ऊंचे दिखाई देते हैं। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें शिखर नहीं, शिखर नहीं, या ये कह सकते हैं कि शिखर बना हुआ होता है और उसके भी जो चारों ओर है वो क्या है, देवताओं की मूर्तियां होती हैं, है ना। वैसे हम याद ये रखते हैं कि इसमें तो क्या बनता है, शिखर बनता है, ऊपर गुंबद होता है। इसमें शिखर नहीं होता, ऊपर से फ्लैट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, ये दोनों बातें हैं वो आपको अच्छे से क्या करनी है, लर्न रखनी है। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आया, क्योंकि अपने राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया कि राजस्थान में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा राजस्थान है
राजस्थान से जो कर्क रेखा है वो दक्षिण से गुजरती है ना, यानी कि जो हमारा राजस्थान है वो उत्तर में रह गया। और ये चीज क्लियर करना, अपने यहां पर जो मोस्टली मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। इसलिए हमें जिस शैली के बारे में पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, वो कौन सी शैली है, नागर शैली है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा, ये नागर शैली को समझने के लिए ना, नागर शैली का मंदिर किस तरीके से क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस शैली में मंदिर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक चबूतरा बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एक चबूतरा, यानी कि जैसे ये मंदिर है ना, ये चबूतरा बना हुआ है ये वाला, और इस चबूतरे को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जागती पीठ। क्या कहा जाता है, जागती पीठ। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए पहले क्या बनाया, चबूतरा, जिसे क्या कहा, जागती पीठ। ठीक है, अब उसके बाद में इस चबूतरे के बिल्कुल लास्ट में है ना, लास्ट में क्या किया गया, ये कह सकते हैं कि दीवारें चार दीवारी कर कर है ना, उसमें क्या करते हैं, देवताओं की मूर्ति स्थापित करते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। जहां पे देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर है ना, इस तरीके से, यानी कि नीचे से चौड़ाई ज्यादा और ऊपर से कम करते हुए संरचना बनाई जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, मैंने कहा था नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनकी विशेषता क्या है, शिखर युक्त होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब शिखर के ऊपर ऊपर एक मैटलिक संरचना होती है, इस तरीके से धातु की एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आमलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमलक कहा जाता है। ठीक है, आमलक के ऊपर थोड़ा सा छोटी सी आकृति कौन सी होती है, कलश होता है। क्या होगा, कलश होता है, ये याद रखिएगा। और बिल्कुल ऊपर क्या होती है, ध्वजा होती है। क्या होगी, ध्वजा होगी। बात समझ में आ रही है, जहां पर देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, गर्भगृह के नाम से जानते हैं। चबूतरे को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, चबूतरे को क्या कहा जाता है, जागती पीठ कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज क्लियर करना, जो देवताओं की मूर्ति है ना, इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, ठीक है, परिक्रमा करने के लिए जो जगह रखी जाती है उसे कहते हैं पर दक्षिणा पथ। क्या कहा जाता है साथियों, बताइएगा, पर दक्षिणा पथ कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर, ये हो जाएगा याद। अब उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस गर्भगृह के सामने है ना, स्तंभों के ऊपर क्या किया जाता है, एक होल का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंडप। यानी कि ये वो जगह है साथियों जहां पे अपने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर क्या करते हैं, माथा टेकते हैं ना, अपनी जो भी मन्नत वगैरह है मांगते हैं, जो चीज है, वो जो जगह है वो क्या कहलाती है, मंडप कहलाती है। अब एक बात याद रखिएगा, इस मंडप और गर्भगृह के बीच में जो ये खाली जगह है ना, इसको कहा जाता है साथियों अंतराल। क्या कहा जाता है, अंतराल। ये वो जगह है साथियों जहां पर मान लीजिए कौन पुजारी जी बैठे होते हैं ना, इसे समझ सकते हैं, जहां पुजारी जी बैठे होते हैं, अपने उनको जाकर भोग वगैरह लगाने के लिए अपने उनको प्रसाद देते हैं ना, वो जगह जहां पुजारी जी बैठे होते हैं वो क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। क्लियर ये बात। अब आपने ये देखा होगा कि ठीक है, ये अपने आराधना करने के लिए हाथ जोड़कर जहां खड़े हैं वो मंडप है। आपने ये बात देखी होगी कि इससे पीछे कुछ लोग जो कर्म कांड वगैरह करते हैं, या आपने कहे कि आपने देखा होगा कि वो जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, वो जगह जो है वो क्या कहलाती है, वो अर्ध मंडप कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, अर्ध मंडप के नाम से जानी जाती है। क्लियर ये बात। और फिर अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां से ये कह सकते हैं कि जो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तोरण द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरण द्वार कहा जाता है। ये जो सारी अपने ये कह सकते हैं जो सारे टेक्निकल वर्ड है ये आपको याद होने चाहिए ना, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में ध्यान रखिएगा कि तोरण द्वार के स्तंभ पर जो स्तंभ है, खंबे हैं, उस पर
मूर्तियां होती हैं किसकी, तो याद रखिएगा एक मूर्ति होती है मकर वाहिनी गंगा की मूर्ति। किसकी होती है जी, मकर वाहिनी गंगा। ओके, और एक ध्यान रखिएगा कौन सी, कुर्म वाहिनी यमुना। कुर्म वाहिनी यमुना, इनकी क्या होती हैं, मूर्तियां होती हैं। यानी कि देखिए गंगा की मूर्ति और यमुना की मूर्ति। गंगा मकर वाहिनी यानी कि गंगा जी का जो वाहन है वो मकर यानी कि मगरमच्छ को माना जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दूसरे स्तंभ पर यमुना जी की मूर्ति होती है और वो कौन सी, कुर्म वाहिनी, यानी कि उनका जो वाहन है वो किसे माना जाता है, वो कछुए को माना जाता है। किसे माना जाता है साथियों, कछुए को माना जाता है, ठीक है। और ये चीज भी याद रखना है, इनको मंदिर की रक्षक देवियां माना गया है। क्या माना गया है, रक्षक देवियां कहा जाता है। बताइएगा ये जो बात मैंने आपको बताई वो क्लियरली याद होगी, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ पार्ट है भी, गर्भगृह का पीछे का पार्ट, यहां पे इस चीज को, इसको क्या कहा जाता है, गर्भगृह की जंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भगृह की जंगा कहा जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है शिखर का, ये वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को ना, इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे पार्ट नागर शैली का जो मंदिर है उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रख लेना, जो ये मंडप है या अर्ध मंडप है, ये शिखर युक्त भी हो सकते हैं और शिखर के बिना भी हो सकते हैं, रहित भी हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, परंपरा वाइज ये चीज रहती है कि जो ये शिखर हैं, है ना, ये क्या होंगे, इस तरीके से आरोही क्रम में, यानी कि इंटर किया सबसे छोटा शिखर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और गर्भगृह का जो शिखर होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये बातें हमें इसके अंतर्गत याद रखनी है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं इन सब पार्ट के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा नागर शैली, क्योंकि उसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। नागर शैली के मंदिर की क्या विशेषता है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमें देखना है नागर शैली की उपशैलियां। एक एक शैली के बारे में जब पढ़ेंगे तो जिक्र आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इनके नाम बता देता हूं। नागर शैली की जो उपशैलियां हैं कौन कौन सी है, एकायतन शैली। कौन सी शैली, एकायतन शैली, यानी कि ऐसा मंदिर जो कि एक देवता को समर्पित होता है, कि देवता की मूर्ति होती है, वो मंदिर एकायतन शैली में बना हुआ कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे दूसरी शैली है पंचायतन शैली। कौन सी शैली है, पंचायतन शैली, है ना भी, वो शैली है जिसमें मान लो अपनी ये कहें कि 5 देवताओं को समर्पित, है ना भी, इस तरीके से सिस्टम होता है भी, बीच में मूर्ति और उसके चारों ओर क्या होती है, 4 अन्य देवताओं की क्या होती है, मूर्तियां। तो 5 देवताओं की होती है। और जो ये बीच वाला है, ये चीज ध्यान रखना, ये विष्णु जी की मूर्ति होती है। ये पंचायतन शैली है, ठीक है। इसी तरीके से और उपशैलियां हैं, प्रतिहार शैली है, मारू गुजर शैली है। ये नागर शैली की उपशैलियां मानी जाती है, ठीक है साथियों। इसको आपको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, अब हमें मंदिरों के बारे में, मंदिर निर्माण की जो शैलियां थी उसके बारे में हमें पता लगा। अब एग्जाम में, पेपर में जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उस तरीके से हम क्या करेंगे, मंदिर को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है भी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी मंदिर के बारे में, एक मंदिर को ले लूं, उसके बारे में खूब बताऊं या कहानियां सुनाऊं, वो कोई फायदा नहीं। अपने को पेपर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो उसी तरीके से हम पहला जो पार्ट पढ़ेंगे इसमें मंदिरों का विकास क्रम, है ना, किस तरीके से मंदिर बने, कैसे, क्या चीज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा मंदिरों के विकास क्रम में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के मंदिर। मौर्योत्तर काल के मंदिर सबसे पहले विकास क्रम में हमें सबसे पहले कौन से पढ़ने हैं, मौर्योत्तर काल के मंदिर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें गुप्त व, याद रखिएगा,
गुप्तोत्तर काल के मंदिर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरे हमें पढ़ने हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर। कौन से मंदिर पढ़ने हैं? गुर्जर प्रतिहार। यानी कि देखो, विकास क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले जो मंदिर बने वो मान लो कौन सी शैली के हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है ये सब। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें कौन से मंदिर पढ़ने होते हैं? वो पढ़ने होते हैं मौर्य काल के। फिर कौन से पढ़ने होते हैं? तो वो गुप्त काल के। और फिर उसके बाद में हमें कौन से पढ़ने होते हैं? तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार। कौन से पढ़ने होते हैं? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हमें देखो पढ़ने हैं मारू गुर्जर। कौन से? मारू गुर्जर। ठीक है, मारू गुर्जर, या हम कह सकते हैं सोलंकी शैली के जो मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में हमें पढ़ना है भूमिज शैली के मंदिर। भूमिज शैली के मंदिर ये हमें पढ़ने हैं। और फिर कच्छप घाट शैली के मंदिर। तो मंदिरों के विकास क्रम में साथियों हमें ये जो है उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मौर्य काल या मौर्योत्तर काल के मंदिर, यानी कि जो 300 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, और 300 ईस्वी सन तक के जो मंदिर है वो हम किस काल के अंदर पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल या मौर्य और मौर्योत्तर काल के मंदिर है। ठीक है, इनका समय क्या रहेगा? 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी सन तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। गुप्त और गुप्तोत्तर जो काल के मंदिर हैं इनके बारे में हम बात करें तो ये 4वीं शताब्दी से लेकर कौन सी शताब्दी तक? 7वीं शताब्दी तक का जो समय है वो इसका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और 8वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है साथियों वो कौन सा रहेगा? गुर्जर प्रतिहार कालीन रहेगा। और मारू गुर्जर के बारे में यदि हम बात करें तो ये 11वीं से 13वीं शताब्दी का जो समय है वो कौन सी शैली का माना जाता है? मारू गुर्जर का माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि सबसे पहले मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त, गुप्तोत्तर काल, फिर गुर्जर प्रतिहार कालीन, फिर मारू गुर्जर शैली। ये ध्यान रखना भी, गुर्जर प्रतिहार और मारू गुर्जर ये अलग अलग है। ये क्या है? अलग अलग है, अच्छे से गौर करना है। उसके बाद में भूमि शैली और कच्छप घाट शैली के मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा एक एक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? मौर्य काल या मौर्योत्तर काल के जो मंदिर हैं इनके बारे में। ये चीज याद रखिएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 5 बातें हैं जो याद रखनी है, 5 जगह है जो हमें याद करनी है। देखो कौन कौन सी। एक तो है कौन सी? बैराठ जगह है ना, बैराठ, जिसके बारे में हम अच्छे से परिचित हैं। बैराठ से मौर्य काल का जो मौर्योत्तर काल का जो मंदिर मिला, यहां से कौन सा मिला? तो गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ। याद रख लेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये भारत में प्राप्त मंदिर साक्ष्यों में सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, तो गोल बौद्ध मंदिर कहां से प्राप्त हुआ? बैराठ से प्राप्त हुआ। क्लियर ये बात? कौन से काल से संबंधित है? तो ये अपनों ने ऊपर काल लिख रखा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरी जगह जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है नोह जगह। कहां पे है? भरतपुर में। यहां से हमें क्या मिला? तो यहां से हमें शुंगकालीन, कौन से काल की? शुंगकालीन, शुंगकालीन यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यक्ष की प्रतिमा कौन से काल की? शुंग काल की। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसी को बोला जाता है जाख बाबा की मूर्ति, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो जाख बाबा की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई? तो नोह भरतपुर से। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में इस काल के ही आपको याद रखना है 2 जगह, एक नांद और एक अघापुर। ठीक है, नांद पुष्कर में, अघापुर भरतपुर में। ध्यान रखना दोनों से ही हमें कुषाण कालीन
कौन से? कुषाण कालीन, ठीक है। अब नांद पुष्कर से हमें कुषाण कालीन चतुर्मुखी, कौन सी? चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें अघापुर से, यहां पर कुषाण कालीन हमें एक मुखी शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, यह चीज ध्यान रखना है, एक मुखी शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चतुर्मुखी शिवलिंग कहां से प्राप्त हुआ? नांद से। और एक मुखी शिवलिंग जो कुषाण कालीन है कहां से हुआ? अघापुर से, ये याद रखिएगा। उसके बाद में आपको याद रखना है, यदि हमसे पूछा जाए कि मौर्य कालीन बिना छत के मंदिर हमें कहां से प्राप्त हुए, तो नगरी से, नगरी चित्तौड़गढ़ से। कहां से प्राप्त हुए हैं? नगरी चित्तौड़गढ़ से। इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। मौर्य या मौर्योत्तर काल में सिर्फ 5 बातें हैं, एक बैराट, फिर नोह, फिर नांद, फिर अघापुर और फिर कौन सा है? नगरी। 3 तो नए पर है, नोह, नांद, नगरी, और 2 है वो बीए है, बैराट और अघापुर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं गुप्त व गुप्तोत्तर काल के। किसके बारे में? गुप्त व गुप्तोत्तर काल। याद रखिएगा सिर्फ 2 बातें, 2 जगह याद रखनी है इसमें, है ना। कौन सी? ये बात तो हम समय तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना, कब से कब तक है। तो इसमें 2 बातें, 2 जगह। एक तो कामा, कामा जो कहां पे है? डींग में है। यहां से कुबेर की प्रतिमा प्राप्त हुई है ना। तो कुबेर की प्रतिमा डींग से प्राप्त हुई है, याद रखना, कामा डींग से प्राप्त हुई है। ओके, कुबेर धन के देवता है जो, क्लियर। अब याद रखना वर्तमान में ये प्रतिमा कहां पे है? तो ये है लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में। कहां पे है? विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में। क्लियर ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा एक जगह रूपावास, कहां पे? भरतपुर में। यहां से एक इतिहासकार है कार्लाइल। कौन है? कार्लाइल। कार्लाइल को यहां से 2 मूर्तियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी? याद रखिएगा, चक्रधर द्विभुजी विष्णु की प्रतिमा, चक्रधर द्विभुजी विष्णु की प्रतिमा। देखिएगा, चक्र धारण करते हैं श्री कृष्ण जी, लेकिन कार्लाइल को यहां से विष्णु जी की प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है, चक्रधर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरी याद रखिएगा, सर्प फण युक्त बलराम जी की प्रतिमा। सर्प फण युक्त बलराम जी की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है, ठीक है साथियों। ये बात आपको अच्छे से क्या करनी है? लर्न करनी है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये याद हो जाएगा। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा कि बलराम जी की पत्नी का नाम जो है वो क्या है? रेवंती है। और रेवंती का जो मंदिर है वो भी कहां पे है? वो भी रूपावास के अंतर्गत है, ठीक है, रूपावास में है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस समय के बारे में ध्यान रखनी है वो कौन सी है? इसके बारे में हमें और इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये रहती है। देखिए, हमसे यदि पूछा जाए कि मंदिरों के बारे में स्पष्ट इतिहास, यानी कि इनके बारे में लेखन, वो हमें कौन से काल से प्राप्त होता है? तो वो इसी काल से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि क्या बात याद रखी? हमसे पूछा जाए कि स्पष्ट इतिहास या स्पष्ट मंदिरों के बारे में जो लेखन है वो हमें किस काल से प्राप्त होता है? तो गुप्त काल से। क्लियर ये बात? और एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि हमसे पूछा जाए कि किस काल में जो मंदिर है वो भवनात्मक रूप में आ गए थे, यानी कि उससे पहले इस तरीके से था कि मान लो भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई और जहां मूर्ति की स्थापना वहीं क्या बन गया? मंदिर बन गया। तो किस काल से ऐसा हुआ कि गर्भगृह बने लगा, यानी कि उसके ऊपर भवन बनाने लग गए, ठीक है। यानी कि यदि हमसे पूछा जाए कि भवनात्मक मंदिर ये जो रूप है ये किस काल से आया, तो वो भी किस काल से संबंधित है? इस काल से संबंधित। समझ में आया आपके? यानी कि देखो क्या,
सिर्फ दो जगह याद रखनी है इस काल की, एक तो कामा, ठीक है, इसमें क्या हुआ, कुबेर की हमें प्रतिमा प्राप्त हुई। दूसरी जगह रूपावास, दो बातें हैं, कार्लाइल को एक तो चक्रधर विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और एक क्या है, सर्पफन युक्त बलराम, है ना, श्री कृष्ण जी के जो भाई थे, है ना, उनकी जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये बात याद रखिएगा। इनकी पत्नी रेवंती, उनका मंदिर भी कहां पे है, रूपावास में है। क्लियर ये बात। उसके बाद में आपको ये बात याद रख लेनी है कि मंदिरों के बारे में स्पष्ट इतिहास का लेखन वो इसी काल से, और भावनात्मक रूप मंदिरों का वो भी इसी काल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो कालीन मंदिर है 8वीं से 12वीं शताब्दी वाले, उनके बारे में देखिएगा। इसके बारे में जो इसके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो मंदिर है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात, इस काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, तो याद रखिएगा किराडू का सोमेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर, किराडू का सोमेश्वर, जो कि कहां पे है, बाड़मेर में 1016 ईस्वी का। ठीक है, उसके बाद में अन्य मंदिर तो याद रखिएगा HHKHM, है ना, HH है KHM, ये याद रखना, यानी कि महत्वपूर्ण है ये, ऐसा नहीं कह रहा कि इतना ही है और नहीं है, है ना, इंपोर्टेंट का जिक्र कर रहा हूं। कौन कौन से देखो, हर्षद माता का मंदिर कहां पे है, आबानेरी दोसा में। ये कौन से काल से संबंधित, किससे संबंधित, गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन देखे होंगे आपने PYQ, इसी तरीके से पूछे जाते हैं भी कौन सा गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा, हर्षद माता वाला, आबानेरी वाला, ठीक है, जहां पे चांद बावड़ी बनी हुई है, वो गुर्जर प्रतिहार कालीन है। हर्षनाथ जी का मंदिर, कौन सा मंदिर, हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर वाला, इसी से संबंधित है। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला, ठीक है, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर ओसिया वाला, ये जो मंदिर है ये किससे संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार कालीन है। अच्छे से इनको क्या करना है, याद करना। देखो मौर्योत्तर काल में आपने 5 बातें याद की हैं, 3 तो थी नए पर, कौन कौन सी, नोह वाली बात, शुंगकालीन वाली, ठीक है, एक नांद और एक नगरी, ठीक है, और एक बीए था बैराठ और अगापुर, ये था मौर्य काल 5 बातें। फिर गुप्त काल में 2 ही जगह याद की, एक तो कामा वाली, कुबेर वाली, है ना, और रूपावास से जो कार्लाइल को एक चक्रधर वाली जो प्रतिमा प्राप्त हुई विष्णु जी की, और एक हमें पता है फण युक्त जो बलराम जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। ठीक है, तीसरा है गुर्जर प्रतिहार। इसमें हमने कहा कि सबसे अच्छा कौन सा मंदिर है, तो किराडू वाला, और उसके बाद में हमने बात की है और कौन से, हर्षद माता, हर्षनाथ जी HH, फिर के कालिका, कालिका जी का मंदिर, फिर HM, H यानी कि कौन सा, हरिहर, और M महावीर, यानी कि दोनों HM इसलिए ओसिया में है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में चौथा जो है वो है मारू गुजर या सोलंकी शैली। देखो अब क्लियर होगा कि सोलंकी शैली हमने क्यों कहा, मारू गुजर को सोलंकी शैली इसलिए कहा कि इस शैली को परमार और सोलंकी राजाओं के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में इससे संबंधित जो आपको मंदिर ध्यान रखने हैं वो SD याद कर लेना, 2 मंदिर SD, है ना, S से समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला, कौन सी शैली का, मारू गुज्जर का, और D देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू वाले, वो कौन से हैं, मारू गुज्जर शैली के हैं। क्लियर हुआ, मारू गुज्जर SD है, गुर्जर प्रतिहार HHKHM है, HHKHM है, याद करना अच्छे से। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भूमिज शैली के मंदिर। कौन से, भूमिज शैलीज, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहली बात, कोई है क्या जो बता दे कि भूमिज शैली के मंदिर कौन से होते हैं, है ना, क्या विशेषता है इस शैली के मंदिरों की, तो याद रखना ऐसे मंदिर, ठीक है, जिनका निर्माण, ठीक है, जिनका निर्माण मृदा के सतह से ऊपर हुआ, निर्माण चलते चलते वो कब क्या हुआ, अंदर निर्माण चला गया, यानी कि अंडरग्राउंड हुआ, ऐसे मंदिर कौन से कहलाए, भूमिज वाले। और एक चीज ध्यान रखना
कि इनका जो परिदक्षिणा पथ होता है वो ओपन होता है, खुला होता है, ओपन होता है, खुला होता है। ठीक है साथियों, ये बात याद कर लेंगे आप। चलिए, यहां इस समय के जो मंदिर हैं वो कौन से हैं? तो इस समय के 3 मंदिर जो ध्यान रखिएगा, एक सेवाड़ी के जैन मंदिर, अद्भुतनाथ जी का मंदिर और उंडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया वाला। ये तीनों जो भूमि शैली के हैं, ध्यान रखना कौन कौन से, शेवाड़ी है, अद्भुत जी है और उंडेश्वर है। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कच्छप घाट शैली के मंदिर। कच्छप घाट शैली विकास क्रम में लास्ट 6 नंबर पे कच्छप घाट शैली। तो याद कीजिएगा, इस समय इसमें कौन सा है, देव सोमनाथ जी का, कौन सा, देव सोमनाथ जी का डूंगरपुर वाला जो है उसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा शैली क्या है और विकास क्रम आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, आगे जो मंदिर है एक एक करके वो तो हम पढ़ ही लेंगे, सबसे पहले ये बेसिक क्लियर होना आपके जरूरी था। ओके, उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आज के सेशन में इतना सा साथियों, थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच साथियों।